ये इतनी प्रगत भाषा अपनी संस्कृत, और उसमें ये पूरा मंत्र मंत्र में सारे साहित्य ग्रंथ। तो मैं सप्रमाण ही आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने यहाँ पर हमें हमेशा गुलामी में रखने के लिए, उन्होंने देखा कि भारत को अगर हमें हमेशा के लिए गुलामी में रखना है तो पहले इनके वैदिक साहित्य को नष्ट करना होगा। वो नष्ट कैसे करेंगे? तो उसका विकृतीकरण करना होगा, उसका जो भाषांतर करके उसमें कितनी सारी विकृतियां हैं ये हमें बताना होगा, दर्शाना होगा। तभी यहाँ के लोग इस वैदिक साहित्य से दूर होंगे, और वो दूर होंगे तभी वो अपनी संस्कृति यानी अंग्रेजों की संस्कृति को अपनाएंगे। और उन्होंने अगर ये संस्कृति अपना ली पश्चिम की, तो फिर हम भारत पर आजीवन राज्य कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कई सारे भाषा वैज्ञानिकों को भारत में बुलाया, और इस अपनी संस्कृत भाषा और ये संस्कृत साहित्य को विकृत करने का काम उनको सौंपा गया। और आश्चर्य की बात ऐसी होती थी कि ये जो भी भाषा वैज्ञानिक आते थे अन्य अन्य देशों से इस संस्कृत भाषा और अपने साहित्य को विकृत करने के लिए, तो वो विकृत करने के लिए उनको पहले उसका अभ्यास करना पड़ता था। और ये अंग्रेजों के रिपोर्ट में लिखा है उन्होंने कि जितने भी भाषा वैज्ञानिक आते थे यहाँ संस्कृत का अभ्यास करने के बाद, वो संस्कृत के प्यार में पड़ जाते थे। यानी वो इतने उसमें रममाण हो जाते थे कि उसमें से बाहर निकलने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। एक उदाहरण उसमें दिया है कि एक जो जर्मनी के भाषा वैज्ञानिक आए थे भारत में कि ये संस्कृत भाषा कैसे निकृष्ट है और ये विकृत है, ये बताने के लिए प्रयोग किया उन्होंने। उन्होंने संस्कृत भाषा जो लिपि जो देवनागरी है, उस लिपि के अक्षर जितने भी है अ आ इ ई, क ख ग घ ग, उस अक्षरों की उन्होंने एक पोकल यानी खोखली नली लेकर उस नली को उस अक्षरों के आकार में मोड़कर उस खोखली नली के अक्षर बनाए। वैसे ही उन्होंने अंग्रेजी जो अक्षर है ए बी सी डी ई एफ जी, वो उसके भी ऐसे ही खोखले नली के अक्षर बनाए। उर्दू के भी जो है अली बे पे ला, उसके भी उन्होंने खोखली नली के अक्षर बनाए। प्रयोग करना था, सीख रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने उस खोखली नली से एक सिरे से उन्होंने फूंक मारना आरंभ किया, और एक विवेक्षित स्पंदन पर, विवेक्षित प्रेशर पर जो फूंक मारने पर उसमें से जो आवाज निकल रही थी, ये आश्चर्य करने वाला जो प्रयोग था कि जितने भी संस्कृत यानी देवनागरी लिपि के अक्षर जितने भी थे, उसमें उस अक्षर में फूंक मारने पर जिस अक्षर में वो नली में फूंक मारी है उसी अक्षर का आवाज बाहर आता था। यानी अ में अगर फूंक मारी है तो उसमें से बाहर आने वाला आवाज अ था, आ में फूंक मारी तो आ था, क में फूंक मारी तो क आवाज निकलता था। लेकिन अंग्रेजी के ए बी सी डी में फूंक मारने पर उसके जो अक्षर है वो वैसे आवाज नहीं आया, उर्दू में भी वैसे आवाज नहीं आया, अन्य भाषाओं की भी करके देखे नहीं आया। केवल और केवल एकमात्र संस्कृत भाषा है कि जिसमें उस पोकल नली में फूंक मारने पर आवाज उसी अक्षर का आया। आज जो हम हार्ट का ईसीजी निकालते हैं ना, तो ये 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही ये प्रयोग हुआ था। तो उस समय पे वो बहुत ही अम, आज के जितना प्रगत नहीं होगा, लेकिन उसी के आधार पर उन्होंने इन अक्षरों से निकलने वाले तरंगों का भी ईसीजी निकाल के देखा उन्होंने। तो उनको ध्यान में आया कि इस अक्षर में से जो इसी जैसा ईसीजी जैसा रिपोर्ट निकलता है, तो वो अ में से वो अ जैसी आकृति बनने लगी, आ में से आ जैसी आकृति बनने लगी, क में से क जैसी आकृति बनने लगी, लेकिन ये अन्य भाषा में से कहीं पर भी नहीं मिला उनको। इतना ही नहीं, तो स्पेक्ट्रोमीटर जैसे मीटर में से भी इनको देखा गया, तो उनको 52 अक्षरों की अलग अलग रंगों के छटा दिखने लगी। हमारे यहाँ रंग के लिए एक शब्द है वर्ण। तो
वो 52 वर्णों की वो छटा उन 52 अक्षरों में दिखी। मैं मराठी माध्यम में पढ़ा हूँ तो मुझे अभी भी याद है कि चौथी कक्षा में पहली बार ये अक्षर लिखने के लिए एक तख्ता मिलता था और लकड़ी की लिखने के लिए वो बोरू कहते थे, वो मिलता था जो शाई में डुबोकर उससे लिखा जाता था। तो वो अक्षर अ, आ, इ, ई लिखने के लिए वो जो तख्ता मिलता था, उसे अक्षरमाला नहीं कहते थे, उसका नाम था वर्णमाला। वास्तव में थे अक्षर, लेकिन उस तख्ते का नाम होता था वर्णमाला। वर्ण यानी रंग, यानी हमारे पूर्वजों को लाखों वर्षों से पता था कि इन अक्षर हैं, लेकिन वो अलग-अलग वर्ण के, अलग-अलग रंग के हैं। इसलिए वो जो वैज्ञानिक जो शब्द था, वो हमारे अनपढ़ लोगों तक भी नीचे आया था कि इसे अक्षरमाला नहीं कहते, इसे वर्णमाला कहा जाता है। इतना प्रगत विज्ञान अपने भाषा के लिए भी यहाँ था। यानी रूप और ध्वनि की एकरूपता अपनी भाषा में दिखती है।